नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी घोसी उपचुनाव को लेकर। घोसी सीट के लिए अब महज कुछ ही घंटे का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में जोड़ तोड़ की वाली राजनीति में लगातार जोर पकड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इस सीट पर पार्टी की साख दांव पर है। मैदान में दो दिग्गज हैं, बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह। उपचुनाव में दोनों पार्टियों के दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव। लेकिन उपचुनाव के रण में किसका बजेगा डंका, ये तो 8 सितंबर को ही सामने आ पाएगा, क्योंकि जब नतीजे आएंगे। उपचुनाव से दूर बसपा के फैसले ने राजनीतिक हलचल एक तरफ फिर बढ़ा दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बीएसपी चीफ मायावती का हवाला देते हुए अपने वोटरों से चुनाव से दूर रहने की अपील की है। वहीं जो समर्थक मतदान प्रक्रिया में भाग लेने घर से निकलते भी हैं तो उन्हें नाटो का बटन दबाने के लिए कह दिया गया है। इस ऐलान के बाद बीजेपी अब बसपा के वोटरों को अपने पाले में लाने की लगातार जुगत में लगी हुई है। उसे उम्मीद है कि मोदी योगी की योजनाओं का हवाला देकर बीएसपी के वोटर उसके प्रत्याशी के पक्ष में आसानी से आ जाएंगे, जिसका असर सीधे चुनाव परिणाम पर देखने को मिलेगा। ऐसे में सवाल तो बनता है, क्या मायावती के इस फैसले से इंडिया गठबंधन को होगा नुकसान? दूसरा सवाल, क्या मायावती की अंदर खाने बन गई है बात? ऐसे कई सवालों के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले नेताओं के बयान और हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, ये तो इस प्रकार का बयान संवैधानिक रूप से भी गलत है। किसी को वोट डालने से रोकना एक तरीके से संविधान का भी अपमान है। किसी को कोई वोट डालने से नहीं रोक सकता। वोट कहाँ डालेगा, कहाँ डालेगा, जो वोटर की रुचि है। तो मुझको इससे बहुत आपत्ति है कि कोई व्यक्ति, कोई नेता, वो भी किसी राष्ट्रीय पार्टी का नेता, किसी को वोट डालने से रोके, उसके लिए आह्वान करे। ये संवैधानिक रूप से भी गलत है। दूसरा विषय ये है कि बात तो बसपा को भी मालूम है कि बसपा का वोटर, बसपा के बाद उसकी कोई पहली प्रायोरिटी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और अन्य क्षेत्रों के अंदर भी, हमारे क्षेत्र के अंदर भी बसपा की जो कभी लंबे समय तक वोटर जुड़ा रहा, आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जन कल्याण के काम दलित वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, निर्धन लोगों के लिए करने का काम किया। देखिए, घोसी चुनाव एक तरफा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। भाजपा बौखलाई है। और अगर जो आप कह रहे हैं कि बसपा ने यह फैसला किया है या अपील की है या मैसेज दिया है कि बसपाई वोट डालने ना जाएं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र में दुखद क्या होगा? फिर तो आप बाबा साहब के सपनों को मार रहे हैं, बाबा साहब के दिए संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग कितना प्रचार प्रसार करता है जन जन तक कि आप अपना मतदान करने जरूर जाएं, और आप केवल समाजवादी पार्टी के खिलाफ सामने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अगर बीएसपी ऐसा कर रही है तो मुझे लगता है बीएसपी को प्रचार करने चला जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। पहले जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया, तो अब राजनीतिक अपीलें भी जारी हो रही हैं। इन सबके बीच में बसपा की उस अपील का जिक्र जोरों पर है जिसमें ये कहा गया है कि बसपा वोटर वोट ना डालने जाएं, और अगर जाएं भी तो नोटा दबाएं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल का माहौल देखा जा रहा है, और जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि अपील गैर संवैधानिक है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से भी अपील की गई है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि जितने भी सपा के वोटर हैं एक साथ जाएं और समूह में वोट डालने जाएं। तो निश्चित तौर से जहां एक तरफ पहले आरोप प्रत्यारोप देखे गए, तो अब राजनीतिक अपील भी की जा रही है। वहीं अब देखने वाला होगा कि 5 सितंबर को किसके पक्ष में वोट पड़ते हैं और 8 सितंबर को किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। लखनऊ से कफील के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल घोसी उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां, लेकिन उसी बीच बसपा ने जो दाव चला है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है।
खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत कुमार उमराव बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत करता हूं। तारिक खान सपा प्रवक्ता, आपका भी स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। सुभाष यादव सुबह सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और प्रोफेसर कालीचरण स्नेही दलित चिंतक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रशांत जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से एक तरफ तैयारियां लगातार चल रही हैं, अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं, जोरों शोरों से प्रचार किया गया, तमाम बातें यहां पर कही गई है, दोनों ही पार्टियों की साख लगी हुई है, लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से बीएसपी का जो ऐलान सामने आया है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो अपना विषय है वो तो वो रखेंगे, लेकिन आज अगर हम इतिहास को देखें तो अनुसूचित वर्ग पर सबसे अधिक अत्याचार करने का काम, भेदभाव करने का काम समाजवादी पार्टी के समय हुआ है। चाहे प्रमोशन में आरक्षण का विरोध हो, चाहे स्वर्गीय काशीराम जी के नाम पे विश्वविद्यालय का नाम बदलने की बात हो, यानी जितने भी विषय हो, सबसे अधिक अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और उनकी एक बसपा की सपा से एक वैचारिक लड़ाई भी रही है। इसी नाते उन्होंने कहा है कि सपा को वोट न दिया जाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी का अपना वो कोर वोट बैंक मजबूत है। हम लोग भारी अंतर से घोसी का चुनाव जीतने जा रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले भी आपने देखा, जो सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे ने एक अनुसूचित वर्ग के एसआई को वहां पे उन्होंने धमकी दी, गाली गलौज की। तो इनका जो है, जो अनुसूचित विरोधी जो चरित्र है समाजवादी पार्टी का, लगातार सामने समय समय पर आता रहता है। और जो जनता है, वो घोसी की जनता है, इनको 5 तारीख को बिल्कुल माकूल जवाब देगी। ठीक है खान साहब, तारिक खान जी, तमाम बातें आपने सुन ली होंगी प्रशांत जी की। वो तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया बसपा का जो ऐलान है वो हमारे लिए नहीं है, समाजवादी पार्टी के लिए है। क्योंकि देखिए, पहले भी गठबंधन हो चुका था, गठबंधन टिका नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई वोट मत देना। मुझे समझ में नहीं आता है कि मायावती जी करना क्या चाहती है, क्या भारतीय जनता पार्टी विलय करना चाहिए। देखिए, सभी राजनीतिक दलों की एक जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र नोटा से तो नहीं है। तो मायावती जी की ये अपील है कि नोटा दबा देना, तो ये बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके के संविधान को मजबूत करना या लोकतंत्र को मजबूत करने जैसा कोई भी काम नहीं है। क्योंकि वोटर किसी की जागीर नहीं है। पहली बात तो ये कि जो वोटर है, मान लेते हैं वो पिछड़े समाज का वोटर है, मायावती का ना जागीर है और ना भाजपा का जागीर है, ना हमारा जागीर, ये वो स्वतंत्र है, किसी को भी वोट दे। तो इस तरीके से कहना कि नोटा दबा दो या वोटर वोट डालना ही ना जाओ, क्योंकि चुनाव आयोग बहुत पैसा खर्चा करता है। आप देख लीजिए कि 10,000 करोड़ रुपए पिछली बार लोकसभा चुनाव का खर्चा था। उसमें चुनाव आयोग ने बहुत इस प्रमोशन में खर्चा किया था कि लोग अपने घरों से निकले वोट डालने। जब राजनीतिक पार्टियां ये सब कहने लगेंगी तो बड़ा नुकसान होगा। खैर, बहन जी पहले बीजेपी की टीम थी, अब उन्होंने अपनी पार्टी का घोषित विलय कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। उनको मुबारकबाद, और आने वाले नतीजे हमारे सामने होंगे। देखिए, घोसी की तो जो जनता है उसका मैंडेट पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ था। हर विधानसभा चुनाव कुछ एक वोट कैंडिडेट का होता है, कुछ एक वोट पार्टी का होता है। तो जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। कैंडिडेट बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पूरा यकीन है कि भारी मार्जिन से हर समाज का नहीं, कैंडिडेट का कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा ना। अब देखिए, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वर्चस्व वहां पर है, जमीन आप लोगों की है। अब कैंडिडेट ही अगर बदल जाएगा तो इसका असर साफ तौर पर जनता पर पड़ता हुआ नजर तो आता ही है ना। नहीं, कैंडिडेट तो जनता ये भी तो देखेगी कि उस कैंडिडेट को पहले तो समाजवादी के लिए वोट दिया गया था। ऐसा क्या हो, सिर्फ सरकार में तो तुम भाग, मंत्री नहीं हुए तो भाग गए। ऐसे तो इनकी सरकार न जाने कब तक, 20 साल तक नहीं रही है। एक को विधायक नहीं होना चाहिए, सब भाग भाग के कहीं चले जाते। ये बड़ी भूतपूर्व पैदा करेगा कि जब सत्ता ना हो, 20 साल ये सत्ता में नहीं रहे, सब विधायक भाग भाग के, सरकार ना आए, बस भाग लीजिए मंत्री बनने के लिए, बड़ी गाड़ी भरने के लिए मिल जाए किसी पार्टी में, भाग लीजिए और उसके बाद सीट छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है, जनता सबक सिखाएगी। ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैंडेट बीजेपी के अगेंस्ट में दिया गया था और 5 साल के लिए दिया जाता है, 2.5 साल के लिए नहीं दिया जाता है। कार्यकाल 5 साल का होता है, आपने पूरा नहीं किया। इसीलिए दल बदलू कानून भी बनाया गया है कि आप बीच में अगर एक पर्टिकुलर सीमित संख्या से कम में जा रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत की बात है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कहीं नहीं जा सकते, चुनाव है, लड़ लीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में भारी समर्थन है इस बार समाजवादी पार्टी का। और अगर बाई इलेक्शन ही मानक है इस बात का, आने वाले समय को अगर
बाई ठीक इलेक्शन है, अब देखिए वो तो बाय इलेक्शन का तो देखिए अब जनता इस पर डिसाइड करेगी कि आप जो बात कह रहे हैं कि प्रत्याशी या फिर पार्टी के हिसाब से वोट दिया जाएगा, ये तो जनता के पक्ष में है। लेकिन इसी बीच सुभाष यादव भी लगातार हमारे संग बने हुए हैं। सुभाष जी, जिस तरीके से अब अगर हम सुबह की बात कर लेते हैं तो बीजेपी की तरफ आप एक तरफ अब खुल के कहा जा सकता है कि आप समर्थन में हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ मायावती का जो ऐलान यहाँ पर सामने आया है, जिस तरीके से लगातार तारिक खान भी जिक्र कर रहे थे कि अघोषित समर्थन दिया जा रहा है क्या? देखिए, मैं नहीं समझता कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो अघोषित समर्थन दे रही है, घोषित समर्थन दे रही है। उसके बारे में मैं समझता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता रहता तो टिप्पणी करता, लेकिन हाँ, ये बात जरूर बोली जा सकती है कि बहुजन समाज पार्टी जिस संविधान की दुहाई देती है उसी संविधान के विपरीत कार्य करने का कार्य कर रही है। वो बोल रही है मतदाताओं को वोट मत करिए, जबकि मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं बहन जी को ये तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट करने जा रहा है। तो अघोषित तौर पर समाजवादी पार्टी के लोग असल में समाजवादी पार्टी को मदद करने का प्रयास कर रही हैं बहन जी, क्योंकि दलित मतदाता तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, उन तक पहुंच रही है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर के अंदर है। तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को वोट न करने पाए, इस प्रकार की टिप्पणी बहन जी कर रही है, तो वो संवैधानिक विपरीत कार्य कर रही है। तो उसमें मुझे नहीं कहना, बहरहाल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए परिवार का जब से हिस्सा बनी है, जब से परिवार के अंदर शामिल हुई है, सबसे समाजवादी पार्टी से तमाम जो विपक्षी पार्टी है उसके अंदर एक बौखलाहट मची हुई है। क्योंकि घोषी का चुनाव, जिस दल बदलू की बात कर रहे हैं तारिक भाई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, दल बदलू की जो बात कर रहे थे जिनको तब ध्यान नहीं आया जब ये बसपा से आए थे, भाजपा से जब इनके पास आए तब ये दल बदलू नहीं थे। तो देखिए, ये तो हर पार्टी में होता है ना, ये कोई नई बात तो नहीं, तो हर पार्टी में देखने को मिलता है। प्रद्युमन जी, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, इस प्रकार की टिप्पणी अगर समाजवादी पार्टी के लोग करें, उनको देखना चाहिए ना, इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। उसके अंदर अगर आप बोलो कि दल बदल के आए तो भैया वो भी दूसरी दल से आए थे आपके पास, आपकी पार्टी के अंदर थे नहीं वो, तब आपको दल बदल अब चलिए ठीक है, अब बात तो ये आ रही है ना, परिवार के अंदर चले गए। ठीक है, अब दलित वोटर्स की बात है ना, प्रोफेसर कालीचरण भी लगातार बने हुए हैं, हम उनसे एक बार रुक कर लेते हैं। तारिक जी, अभी आपके पास तुरंत लौट रहा हूं, एक बार प्रोफेसर कालीचरण का रुक पूरा करते हैं। मौका तो बोलने का दिया करिए, अब आपको समय दिया तो है मैंने। सुभाष जी, और भी मेहमान है ना, उसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। कालीचरण जी, आवाज पहुंच रही है? कालीचरण जी, जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अब वोटर्स को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, एक तरह चुनाव आयोग लगातार ये प्रयास करता है कि लोगों को जागरूक करता है कि भाई वोट दो वोट दो। अब दलित वोटर्स को अगर रोका जाएगा, एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोगों को भी विकास चाहिए, हम लोगों को भी सब चीज चाहिए, अब उन्हीं वोटर्स को अगर रोका जाएगा तो किस हिसाब से बसपा काम कर रही है? दलित चिंतक हैं आप, उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? में वक्त पर कई प्रकार की खबरें चलती हैं, इन पर पूरी तरह से भरोसा। हाँ, ये सही बात है कि बीएसपी का उम्मीदवार न होने के कारण जो बीएसपी का कैडर वोट है, खासकर अनुसूचित जाति के लोग, वो थोड़ा शंका की दृष्टि से उनको देखा जाता है कहाँ वोट करेंगे। लेकिन ये एक बात पक्का है कि अधिकांश जो कैडर वोट है वो बहुत सोच समझ के मतदान करता है जी। मुझे लगता है कि बहुत विवेक का काम है। मैं आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बीएसपी का कार्यकर्ता कोई हो या आधिकारिक कोई प्रवक्ता हो, वो बता सकता है जमीनी हकीकत। मैं वहाँ गया भी नहीं हूँ, लेकिन ये सही बात है कि बीएसपी का जो वोटर है वो बहुत सोच समझ के वोट करता है। हाँ, ये सही बात है कि उसकी पसंद भाजपा नहीं है, भाजपा को कम पसंद करता है जब तक बहुत बड़ा कोई कारण ना हो। हाँ, ये बात है कि इन बदली हुई परिस्थितियों में बीएसपी का वोटर ये भी नहीं चाहेगा कि सपा वहां से जीत जाए, इसलिए एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसमें कुछ कहा, दलित जातियों का जो वोट है वो निश्चय ही बहुत मार्केबल होने वाला है, और ये उपचुनाव जो है एक तरह से एक प्रायोगिक ट्रायल भी है कि दलित मतदाता किस ओर जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वो असमंजस की तो है ही। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं प्रशांत कुमार जी। प्रशांत जी, इस तरीके से आप सुन रहे थे प्रोफेसर कालीचरण को, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि परिस्थितियों के अनुरूप ही ढला जा रहा है। कुल मिलाकर परिस्थितियां ही सामने आ रही है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो बीजेपी को कम पसंद करते हैं, लेकिन अब वो ये भी नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी वहां से जीत जाए। क्या इस स्थिति को समझा जाए कि अब राजनीति एक अलग पैमाने पर पहुंच चुकी है?
जो भी चाहे बसपा का जो वोट हो, वो पूरी तरीके से भाजपा में अपनी आस्था जता चुका है। और चाहे मोदी जी की केंद्र सरकार की योजनाएं हो या केंद्र या राज्य सरकार की योगी जी की योजनाएं हो, उसका सबसे अधिक लाभ जो है अनुसूचित वर्ग को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ना ही उन पर इस तरह की उनकी जमीनों पर कब्जा होने या अत्याचार की बात आती है। और अनुसूचित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए सबसे अधिक काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। और पिछले समय में किस तरह के अत्याचार उन पे होते थे, उसका भी परिणाम जनता ने देखा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जनता ने अपना जनमत भी दिया है। और घोषी के संदर्भ में भी जो बसपा का जो कोर वोट बैंक है, ये तो जैसे मायावती जी ने कहा है कि वोट ना डालें या नोटा दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नोटा भी दबाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही उनके मतदान करने का काम करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका हित, उनके कहाँ पर वो सुरक्षित है, उनका परिवार और उनकी संपत्तियां कहाँ पर सुरक्षित हैं। तो उनको सबको पता है कि जैसे सपा की सरकार आती है, किस तरीके से वो लोग खुलेआम की जमीन पर कब्जा करने की बात करते हैं, उनके महापुरुषों का लगातार अपमान करने की बात करते हैं। वो दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वो पूरा रिकॉर्ड है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी का कैडर भी समझता है कि उनका हित कहाँ पर सुरक्षित है। अगर उनका प्रत्याशी नहीं है तो निश्चित तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करने का काम करेंगे। ठीक है, अब तारिक खान भी लगातार बने हुए। तारिक जी, इस तरीके से आप तमाम बातों को सुन रहे थे कि अब दलित वोटर्स ये भी नहीं चाहते कि सपा जीत जाए, इसलिए मजबूरी में बीजेपी को वोट दिया जा रहा है। कालीचरण जी लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। परिस्थिति आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए वोटर जो होते हैं उनको साधने का प्रयास तो दोनों ही पार्टी यहाँ पर करती हैं। एक अच्छा खासा वोट बैंक वहां पर है और इस वोट बैंक की बदौलत कई चीजें टिकी हुई हैं। तारिक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार अपने माइक को अनम्यूट कीजिए आप। मैं कह रहा हूँ कि जी। मायावती जी का कोई वोट बैंक वगैरह अब बचा नहीं। अगर कोई ये बात है कि मायावती के पास कोई बहुत बड़ा वोट बैंक बचा है, निरंतर मायावती का वोट बैंक 2007 के चुनाव के बाद से लगभग 7-8% हर चुनाव में कम होता जा रहा है, क्योंकि निरंतर कम होता जा रहा है। बहुत बड़ा वोट बैंक उनके पास बचा नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती यही है कि किसी तरीके से अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उसका बेनिफिट उनको मिल जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सुभाष भाई की बात का जवाब दे दूं, मैंने कहा कि अगर 5 साल का कार्यकाल के बाद कोई कहीं भी जा सकता है, 5 साल पूरा होने के बाद जो बीच में फिर से 5 साल के बाद चुनाव आता है, तब तो इधर उधर जाते हैं और खूब जाते हैं। हम भी खूब गए हैं, हमने भी कई पार्टियों से गठबंधन किया है। लेकिन जब बीच में कुछ ऐसा होता है तो उसको ये कहा जाता है कि वो लालच के लिए किया गया, आपको मंत्री बनना है, आपको कुछ बनना है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये बात वहां की जनता इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार है कि अगर वहां पर आपका विधायक नहीं था तो तमाम डेवलपमेंट के काम थे, वहां क्यों रुके हुए थे? वहां पर बुनकर बहुत ज्यादा है, बुनकरों को बिजली चाहिए होती है। जिस बिजली की जो दर रेट है वो 70 से 80 रुपए समाजवादी सरकार ने कर दी थी, ताकि बुनकरों का जो व्यापार है वो बेहतर हो सके। ओडीओपी का नाटक तो किया जाता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, लेकिन अभी 10 डिस्ट्रिक्ट बता दें कि ओडीओपी क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्या है। मऊ में ही ओडीओपी क्या है कोई जानता ही नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने नॉर्मल कॉमर्शियल रेट 300-400 रुपए प्रति यूनिट, ये घोसी की समस्या, ये मऊ की ही समस्या, तो उस रेट पे वो उनको बिजली का पेमेंट करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे उनके जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा बाधित हो रहा है, ठप हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है स्टेट गवर्नमेंट में, वो इन सब चीजों पे ध्यान दे। सिर्फ घोसी में ही तो एक उनका विधायक नहीं था, दारा सिंह चौहान, ठीक है, प्रदेश में उनकी सरकार थी। ठीक है, प्रशांत जी जवाब दे दीजिए। प्रशांत जी, देखिए लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं और इंडी अलायंस के लोग आज इस समय पूरी तरीके से सनातन धर्म हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। कि आज तो कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल रूप से कह दिया कि ये तो स्टालिन के बेटे की फ्रीडम ऑफ ये एक्सप्रेशन है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहते हैं कि हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। तो आधिकारिक रूप से जो अलायंस बना हुआ है ये पूरी तरीके से हिंदू धर्म से घृणा से भरा हुआ है। एक धर्म के पे जो एक देश में करोड़ों लोग, 100 करोड़ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया ना फिर, ये तो इस बात का जिक्र कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे एक लगातार जो 100 करोड़ जनसंख्या वाली जो आबादी है उसको लगातार ये लोग हमला करने को, उसको गाली देने का बात कर रहे हैं, उसको इरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं डेंगू मलेरिया है। अब सोचिए अगर यही बात किसी और संप्रदाय के बारे में कह दी जाती तो यहाँ तो पूरे देश में आग लगा दी जाती। लेकिन एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये पूरा जो इंडिया अलायंस बना है पूरा हिंदू विरोधी गठबंधन है। चाहे कांग्रेस हो या डीएमके हो या कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम हो, अभी केसी वेणुगोपाल जी ने ऑफिशियल रूप से कह दिया कि हम तो उनके स्टालिन के बेटे को उदयनिधि के बयान का समर्थन करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस से लेकर अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। तो जो पूरा हिंदू समाज है देश का, वो समझता है कि किस तरीके से लोग काली चुनाव के समय तो जाकर के मंदिर जाकर कहते हैं कि भाई
हम भी मंदिर को मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जैसे बाकी समय मिलता है लगातार हिंदुओं को उनके धर्म को गाली देने का काम करते हैं। जनता इसको सही समय आने पर जवाब देगी। नहीं और बिल्कुल, जिस क्योंकि तरह देखिए का जिस भी तरीके से आप भी बता रहे हैं प्रशांत जी, कहना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तौर पर तमाम चीजें बोली जाती हैं, लेकिन तारिक जी इसका जवाब आपसे ले लेता हूं, लेकिन अभी इसी बीच कालीचरण लगातार हमारे साथ बने, उनका भी रुख कर लेते हैं। कालीचरण जी, अब दलित वोटर्स को साधने का प्रयास देखिए दोनों ही पार्टी करती है, चाहे बीजेपी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें। अब हितैषी कौन है ये समझ से परे है। दलित वोटर्स शायद बेहतर जानते होंगे, क्योंकि तारिक लगातार जिक्र कर रहे थे अभी कि अब बहुजन समाज पार्टी का वो वर्चस्व नहीं रहा है जो एक जमाने में हुआ करता था। देखिए, वर्चस्व तो बीएसपी का हमेशा रहेगा। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का वर्चस्व बना रहेगा। हम यही देखिए, ये चुनाव जो उपचुनाव के वोटर को लेकर के ही सबसे बड़ी चिंता जताई जा रही है। सबसे बड़ी चिंता जताई जा रही है कि किस तरफ जाता है। बीएसपी का वोट निर्णायक होता है और वो ठोस वोट है। हाँ, ये सही बात है कि इंडिया गठबंधन में बहन जी शामिल नहीं है, तो ये सही बात है कि वोटर बीएसपी का वोट कभी भी भाजपा को जीतता हुआ नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि आसन में जो विश्वास का माहौल चल रहा है उसमें बीएसपी का वोट नहीं चाहेगा कि भाजपा जीते। लेकिन ये भी सही बात है बीएसपी को शामिल इंडिया गठबंधन बनी है इस उपचुनाव में, तो इसलिए हाँ, बुद्धिमानी पूर्वक क्या होता है, अब बुद्धिमानी पूर्वक क्या होता है ये मतदाताओं के ऊपर है। ये सही बात है कि व्यक्तिगत तौर पर जो प्रत्याशी जितना संपर्क कर लेगा, वो जिस तरह से आकर्षित कर लेगा, वो असर होगा। लेकिन मुझे लगता है कैडर वोट पर फिर भी असर नहीं होने वाला है। कैडर वोट हो सकता है नोटा का प्रयोग करे। चलिए ठीक है प्रोफेसर कालीचरण जी, आपके पास लौटूंगा। तारिक खान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तारिक जी देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिलते हैं, कोशिशें दोनों पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरे प्रयास कर रही है, अखिलेश यादव ने पुरजोर तरीके से जोर लगा दिया, देखने को मिला कि भाई खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। अब वहीं सीएम योगी भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। मौजूदा स्थिति में अगर वहां की हम परिस्थिति समझना चाहें, समाजवादी पार्टी अब क्या कुछ आगे रूपरेखा बना रही है? सुधाकर सिंह पर दाव तो लगाया गया है। नहीं, सुधाकर सिंह बहुत अच्छा चुनाव है देखिए वहां का, और समाजवादी ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब नॉर्मल जो पत्रकार वहां पर हैं इस टाइम क्या कर रहे हैं वहां पर, वो भी ये कह रहे हैं कि तगड़ी फाइट है। कोई ये जो बीजेपी को लग रहा है बहुत इजीली उनके लिए बहुत मक्खन है, एकदम नहीं, बहुत तगड़ी फाइट है। हमें पूरा यकीन है कि जो भी पूरे सर समाज का सपोर्ट समाजवादी पार्टी के साथ आएगा। जब हम प्रचार नहीं करते तो कहा जाता है कि कोई प्रचार नहीं करने जाता है। अब 2 दिन से मैं देख रहा हूँ डिप्टी सीएम यही कह रहे हैं कि पूरा परिवार प्रचार कर रहा है। अरे भाई, हम प्रचार करें या ना करें, ये हमारा व्यक्तिगत फैसला है कि हमारी पार्टी कहाँ प्रचार करेगी या नहीं करेगी। यही अधिकार भाजपा को भी है, यही और प्रशांत राव जी की पार्टी को भी, सबको है। तो लेकिन सीएम योगी ये भी तो कह रहे हैं ना कि भाई माफिया खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया यूपी से, अगर समाजवादी पार्टी आती है तो फिर गुंडा राज हो जाएगा। देखिए, गुंडा कुछ नहीं खत्म हुआ है। आप देखिए किस तरीके से जगह जगह अभी एक पुलिस वाले को मार दिया, गाजियाबाद में एक वकील को घुस के गोली मार दी। कौन है ये लोग? आप तो कहते हैं आपके लोगों को आपने मार डाला, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बाकी लोग तक के थाने चले गए कि हम चोर हैं, हमें बंद कर दो। बाकी लोगों को आपने जेल में बंद कर दिया। आधे लोगों की आपने चूड़ी टाइट कर दी, कुछ एक खास वर्ग के लोगों को। अब बचा कौन लोग ये गोली मार रहे हैं जाके? ठीक है प्रशांत जी, फिर क्यों नहीं बढ़िया हो रहा है? क्यों? अभी अयोध्या में देखा आपने क्या हुआ, एक लेडी कांस्टेबल के साथ क्या हो रहा है? ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आपको सिर्फ लगता है किताबों में मौसम गुलाबी है, सिर्फ इनकी बुक में। ठीक है प्रशांत जी, अब कहाँ मौसम गुलाबी बता दीजिए एक बार जी। प्रशांत जी से पूछ रहा हूँ। प्रशांत जी, अब ये तारिक खान साहब कह रहे हैं, प्रशांत जी बताएं कि किताबों में ही सिर्फ हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं उनसे, बताइए प्रशांत जी। देखिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। जो भी कोई भी इस तरह का आपराधिक कृत्य करता है उसकी जगह जेल है। उन पर लगातार अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। किसी को भी सरकार की तरफ से ना ही कोई संरक्षण दिया जा रहा है। अभी लगातार देखिए समाजवादी पार्टी के लोग भी पकड़े जा रहे हैं। अभी एक इनके जो है गुलशन यादव थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, उनको भी माफिया घोषित किया गया। उनके 20 से अधिक उनके ऊपर अपराध हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी के अपराधियों पर, माफियाओं पर कार्रवाई होती है, इसलिए इनको समस्या होती है। सरकार की तरफ से किसी को संरक्षण नहीं दिया जा रहा। जो भी गलती करेगा उसकी सजा जेल है, मुकदमा किया जाएगा, उनको जेल डालने का काम किया जाएगा। हम किसी को संरक्षण देने का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है तारिक जी बोलिए। 10 सेकेंड जी। हाँ ठीक है। अभी मंत्री थे कौशल किशोर, उनके यहाँ मर्डर हुआ, सबको क्लीन चिट दे दी गई। वहां जुआ खेला जा रहा था,
उनके लड़के को नहीं पता था कि उनके घर में ही जुआ खेला जा रहा है, उनके लड़के घर पे नहीं थे, तो जीरो इन्वॉल्वमेंट है उनका, क्योंकि मामला मंत्री का था। ऐसे ही आपके मंत्री जाए, लोग सोते रहे, उनके ऊपर गाड़ी चलाने, उनको मार डाले। क्यों? जांच नहीं होनी चाहिए क्या? पुलिस ऐसे बचाव कर रही थी जैसे उनके घर के आदमी को किसी को बचाना है क्या? उनके बेटे पर भी एफआईआर दर्ज की गई, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। उनके बेटे पर भी एफआईआर में पुलिस जांच करेगी ना। मंत्री जी के बेटे का नाम नहीं बताएगी है, कौन कहाँ था नहीं था, ये अब तारिक खान थोड़ा बताएंगे कि वहाँ मौजूद था, मंत्री जी नहीं के बेटे का नाम नहीं। इन्वेस्टिगेशन करेगी ना। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्रशांत राव जी, ये गलत बात है। आप गलत तथ्य रख रहे हैं। मैं कंप्लीट कर लूं तब बोलेगा। अगर पुलिस की जांच पे आपको भरोसा नहीं है, नहीं, अब समय कम है, अब समय कम है, 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 10 सेकंड और समय कम है। बताइए ना कहाँ पे क्या सही है क्या मैंने गलत उनके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने समय मांगा था आपसे। मैंने समय दिया। तारिक जी, प्रशांत जी, अब एक बार साहब आप, मैं बोल लूं तब आपको स्पष्टीकरण, आप बचाव में आएंगे अपने मंत्री जी को बचाइए। ठीक है, आपने अब देखिए समय कम है तारिक साहब, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आपको भी। और तारिक खान, कालीचरण और साथ ही साथ प्रशांत कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए और तमाम अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो फिलहाल अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है इस उपचुनाव में। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो दलित वोटर्स को रोका जा रहा है, अगर रुकते हैं तो उसका असर इस चुनाव पर कितना पड़ता है, ये जरूर वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।